हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो चर्चा रहेगी उस चर्चा का विषय रहेगा यूपीएससी। यूपीएससी है क्या और यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन सी जॉब्स रहती हैं, साथ ही साथ ये यूपीएससी के माध्यम से उन जॉब्स के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है और उस क्रम में कितने एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। साथ ही साथ इस एग्जाम्स को बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन के अलावा यहाँ पर आपके पास कितने आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, मतलब कितना मिनिमम एज चाहिए और कितना मैक्सिमम एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको चर्चा करते हुए आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई यूपीएससी जो है ये एक प्रकार की संस्था है, ठीक है, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो भी अधिकारी रैंक के अधिकारी आपको दिखते हैं, जो भी ऑफिसर्स दिखते हैं, उन ऑफिसर्स का चयन करने का एक माध्यम है, एक संस्था है, एक आयोग है। जैसे यूपीएससी एक आयोग है जो लेखपाल की भर्ती कराता है, बीडीओ की भर्ती कराता है ना, आप देख सकते हैं, जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती कराता है। ऐसे ही आपका एसएससी एग्जाम है, एसएससी के माध्यम से आपने देखा होगा सीबीआई में, इनकम टैक्स ऑफिसर में, और साथ ही साथ इस प्रकार के उसमें भी जो जितने भी आयोग जो भी एग्जाम्स की वैकेंसी निकालता है, उन एग्जाम्स को पूरा कर कर जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी उत्तम क्वालिटी के व्यक्ति हैं, उनका चयन करके एसएससी के माध्यम से हमारे समाज में लेकर आता है। ठीक वैसे ही यूपीएससी का काम क्या है, यूपीएससी का काम है ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम्स में कुछ तरीकों को अप्लाई करके, है ना, कुछ एग्जाम्स को पास कराकर आपका चयन करता है, जिससे आप देश और समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर कर बाहर आए और अच्छे व्यक्तित्व का पहचान करके ये हमारे समाज को एक अच्छा नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेट हमें प्रदान करें। तो यूपीएससी को जब लेकर हम बात करें तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये क्या करता है, ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए कितने प्रकार की सेवाओं को करने का मौका मिलता है, कितने प्रकार की सेवाओं का चयन करता है, तो आपको बता दूं मैं, लगभग 24 प्रकार की आपकी जो सेवा है, ठीक है, टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका चयन सीधा सीधा कौन करता है, यूपीएससी करता है। 24 प्रकार में आपको पता है सबसे जो टॉप रैंक पर रहता है वो रहता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकेंड नंबर पे आप अगर देखें तो आईएफएस का नंबर आ जाता है, थर्ड नंबर पे देखें तो आईपीएस आ जाता है, और फोर्थ नंबर पे देखें तो आईआरएस आ जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 24 प्रकार की जॉब्स रहती है, जिनमें हम बात करें आईएएस की, हर किसी का एक सपना, एक ख्वाब रहता है कि आईएएस बने। आईएएस मतलब एक एसडीएम के रूप में, एक डीएम के रूप में, एक जिला कलेक्टर के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में वो अपनी सेवाएं दें, है ना। भाई कहीं स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अधिकार उसके हाथ में, कहीं चिकित्सा में कोई बदलाव, कोई काम करना है तो उसके अपने हाथ में, मतलब एक जिले का राजा जिसे कहते हैं वो होता है एक आईएएस, कह सकते हैं हम, मतलब डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, जब वो जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवा देता है। आपको पता है कि भाई ये कितनी प्रतिष्ठित सेवा है। अगर हम सैलरी भी यहाँ पर बात करें तो सैलरी भी बहुत प्यारी है, ट्रेनिंग के दौरान ही अच्छा खासा सैलरी लगभग 56,100 रुपए के आसपास आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको लगभग 1 लाख रुपए सैलरी प्लस आपको मिलता है जब आप सेवा में आते हैं। साथ ही साथ ढेर सारा काम, बदलाव, समाज की सेवा, देश के दुनिया के काम आने का जो एक मौका मिलता है वो इसी माध्यम से आपको मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो एक आईएएस ही अधिकारी होता है।
तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको एक बढ़िया बंगला, आपके काम काज करने के लिए आपको व्हीकल प्रोवाइड होता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी प्रदान होती है, साथ ही साथ खाना बनाने के लिए रसोईया, है ना, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, और फोन पे बात करने के लिए आपको कोई भी रिचार्ज नहीं कराना है, सारे गवर्नमेंट के तहत इंटरनेट फ्री, है ना। आपके यहाँ आसपास के एरिया में अगर कहीं भी कोई भी बड़ा फंक्शन होना है तो आप वहां पर एज अ वीवीआईपी गेस्ट आप वहां पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ आपके आसपास कहीं अगर स्टेडियम है तो वहां पर कहीं भी आपको जब भी कोई भी वहां पर कोई गेम प्रोग्राम होता है तो आपको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे के सारे सुविधाएं, सारी की सारी फैसिलिटी इस सेवा में आपके चार चांद लगा देती है। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि हमारे एक समाज में एक बदलाव, एक चेंजेस लाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं इस संस्था के माध्यम से जो भी चयनित होकर सेवा में लोग आते हैं वो कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ आईएएस मैंने आपको बताया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, साथ ही साथ इंडियन फॉरेन सर्विस, जिनको विदेशों में मजा आता है, विदेश में घूमना पसंद है, विदेश में देश के लिए काम करना पसंद है ना, राजदूतों के रूप में, तो वो आईएफएस चूज करते हैं। और आईपीएस आप सभी जानते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, है ना, जिसमें पे वर्दी हो और आप समझ सकते हैं और आपके पास ढेर सारी पावर हो, क्रिमिनल से लड़ने झगड़ने का काम, उनको ठीक करने का काम, हमारे समाज को मतलब एक शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम एक इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात जो हमारे जिले में एसपी एसएसपी तैनात होते हैं वो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो वो इसी सेवा से होकर गुजरते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो भी राजस्व से संबंधित काम होता है, रेवेन्यू सर्विस काम होता है, जैसे जो भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे व्यापार चलते हैं तो जो भी व्यापार है उनको व्यापारी का जो परमिट है, परमिशन जारी करने का, मतलब आप समझ सकते हैं अंबानी जैसे बड़े व्यापारी उद्योगपति एक आईआरएस के सिग्नेचर पर ही किसी काम को स्टार्ट कर पाते हैं। समझ सकते हैं कि क्या पावर होती होगी, क्या क्षमता होती है इस रैंक के जो भी अधिकारी होते हैं उन सभी की। तो एक मोटा मोटा हिसाब किताब मैंने आपको समझा दिया। लगभग इस प्रकार के 24 प्रकार के जॉब्स जो रहती हैं वो यूपीएससी हमें प्रदान करती है, ठीक है। अब सवाल ये आया कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर को आप समझेंगे 3 स्टेप में, ठीक है। क्या समझेंगे? 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स। क्या कहते हैं? प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। भाई आपने फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपके 2 एग्जाम्स होंगे, ठीक है। पहला एग्जाम होगा आपका जीएस फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा एग्जाम होगा आपका जीएस सेकंड। जीएस सेकंड जिसको हम लोग सी सेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? इसको सी सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जीएस फर्स्ट में आपके लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस सेकंड में आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहता है, यहाँ भी 80 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर रहता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं? ये आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा, इनका जो नेचर होता है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब इनको पास करके राउंड 2 में जाने के लिए सर इतना ही काम करते हैं कि इनको जो पास करता है वो राउंड 2 अर्थात मेंस एग्जाम में बैठ पाता है। इसका और कोई रोल नहीं है कि इसके मार्क्स आपके आगे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि अगर जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन जो है वो आपके रहते कहाँ से हैं? वो 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं आपकी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, करंट अफेयर, करंट इवेंट से, है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से सभी प्रकार के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जो जिनके लिए कितने मार्क्स से होते हैं? 200 मार्क्स के पेपर होता है। कितने पेपर होता है? 200 मार्क्स का। और ये पेपर भी आपके 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर
यहाँ पर इस पेपर को जीएस फर्स्ट को क्वालिफाई करना है तो मैं कहता हूं कि 100 क्वेश्चन में से आपके 50 से 55 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन में से 50 से 55 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आप जीएस फर्स्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही साथ ये जो जीएस सेकंड का पेपर है जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, इसको पास करने के लिए आपको 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 33% का मतलब है कि अगर आप 80 क्वेश्चन का 33% निकालेंगे तो 26.5% निकलेगा, जो लगभग 27 क्वेश्चन के बराबर बनता है। तो मतलब अगर आपको जीएस सेकेंड जिसको हम सीसेट का पेपर कहते हैं उसको पास करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे? 80 में से 27 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ये जो पेपर रहता है इसमें लगभग 3 प्रकार के 80 क्वेश्चन 3 कैटेगरी में डिवाइड होकर आता है। एक पैराग्राफ के रूप में आता है। ठीक है। आपको ये भी बता दूं ये जो क्वेश्चन छपे होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे होते हैं। ठीक है। पैराग्राफ्स होते हैं लगभग 30 पैराग्राफ के आसपास। अब हर साल का थोड़ा अलग रहता है, कभी 25 कभी 26। अगर मैं एक मोटा हिसाब किताब की बात करूं तो लगभग 30 पैराग्राफ का मतलब है 30 पैसेजेस होते हैं। उन पैसेजेस पर हर पैसेजेस पे एक प्रश्न लिखा होता है, उसका 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सबसे सटीक और सही उत्तर आपको चुनना होता है। और लगभग 30 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं आपकी मैथ से, जो 10th लेवल तक की मैथ होती है वहां से पूछ ले जाते हैं। और लगभग 20 क्वेश्चन का जो हिसाब किताब है वो आपका देखा जाए तो रीजनिंग से आ जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 80 क्वेश्चन का एक पेपर बनता है जिसको हम सीसेट का नाम देते हैं। और 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाता है। ये एग्जाम्स कैसे होता है? सबसे पहले आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट, मतलब एक दिन में मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर आपका होता है मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है आपका। और मॉर्निंग शिफ्ट के बाद जब आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर हो जाता है, थोड़ी देर गैप दिया जाता है लंच वंच करने के लिए, थोड़ा रेस्ट के लिए। उसके बाद ठीक है सेकेंड मीटिंग में, मतलब मैं ये कह दूं कि सेकेंड शिफ्ट में आपका उसी दिन सेम डे ये एग्जाम होता है जिसको हम जीएस सेकेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। मतलब जो भी प्रीलिम्स को पास करता है वो अब कहां जाएगा? स्टेप नंबर 2 जिसको हम मेंस कहते हैं। ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूं जिससे मैं आपको सेकंड स्टेप की बात समझा पाऊं। पहले स्टेप की बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी, है ना? तो मैं अब चल रहा हूं भाई स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में आपका जो एग्जाम होता है उसको हम कहते हैं मेंस। ठीक है। क्या कहते हैं? मेंस। और जो मेंस पेपर होता है वो आपका लिखने वाला एग्जाम होता है। मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपको, जैसे आप हाई स्कूल और इंटर में क्वेश्चन लिखा करते थे, क्वेश्चन का आंसर लिखा करते थे, है ना, लॉन्ग में, वैसे ही यहाँ पर मेंस में आपको लिखकर जवाब देना पड़ता है। इसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होता, इसका लिखकर होता है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा मेंस। क्या मिलेगा? मेंस। मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं भाई? मेंस में टोटल एग्जाम होते हैं आपके 9। कितने एग्जाम होते हैं? 9 एग्जाम 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक डिवाइड होता है आपका मेरिट बेस, ठीक है, जिसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं आपके। ठीक है। और एक एग्जाम जो होता है वो आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है। मतलब यहां भी क्वालिफाइंग नेचर के 2 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है हिंदी लैंग्वेज का। किसका होता है भाई? हिंदी लैंग्वेज का। और एक एग्जाम आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो जो हिंदी लैंग्वेज है ये 300 नंबर का एक पेपर होता है। ठीक है। 300 नंबर का एक पेपर होता है और ये भी 300 नंबर का एक पेपर होता है। और दोनों का नेचर कैसा है? सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको हिंदी लैंग्वेज में 300 का 30%, 300 का 30% कितना हुआ? 90 मार्क्स। मतलब 300 में से आपको 90 नंबर लाना होता है। ठीक है। वहीं आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये 300 नंबर का
25% आप निकाल लीजिए तो 25 या 75 मतलब 75 मार्क्स आप ले आते हैं अंग्रेजी भाषा में, तब आपका यहाँ पर ये दोनों पेपर क्वालिफाई समझे जाते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि इस पेपर में आता है क्या है। तो जैसे आपने हाई स्कूल के एग्जाम दिए, जैसे आपने इंटर के एग्जाम दिए, तो वहां पर निबंध भी आता था लिखने के लिए, है ना, पैसेज भी आता था, उसे क्वेश्चन आंसर छांटने हुआ करते थे, पर्यायवाची आया करता था। मैं हिंदी की बात करूं तो, अंग्रेजी की बात करूं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, और आपका ऐसे है, लेटर है, और साथ साथ यहाँ पर पैसेजेस आते थे, उससे क्वेश्चन आंसर छांटना है। मतलब कुल मिलाकर आप अपने समझ लीजिए जो भी आपका 10th का और 12th का लेवल के एग्जाम हम लोग लिख कर आते थे, ठीक उसी कैटेगरी में यहाँ पर आपके 300 नंबर के 2 क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज के करा लिए जाते हैं, जिसमें से एक में 90 नंबर और एक में 75 नंबर आना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेरिट बेस पर। तो मेरिट बेस पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपका जो पहला पेपर होता है उसको हम कहते हैं ऐसे। क्या कहते हैं? ऐसे। निबंध का पेपर से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निबंध का पेपर। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है उसे हम कहते हैं जीएस फर्स्ट। क्या कहते हैं भाई हम उसको? जीएस फर्स्ट। और एक होता है हमारा जीएस सेकंड। क्या होता है? जीएस सेकंड। और एक होता है हमारा जीएस थर्ड। ओके, ऐसे ही हमारा एक पेपर होता है जीएस फोर्थ। ठीक, और फिर यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 एग्जाम हो गए, और 2 पेपर हमारे होते हैं ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल सेकंड। ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल सेकंड। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि ऐसे का जो पेपर है वो लगभग 250 नंबर का होता है। जीएस का भी पेपर आपका 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। सारे के सारे पेपर, हर पेपर आपके कितने नंबर का होता है? लगभग 250 नंबर का होता है। ठीक है, हर पेपर आपके 250 नंबर का होता है। जिसमें ऐसे की बात करूं मैं तो ऐसे आपका 2 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप समझ सकते हैं भाई 1 2 3 4 ऐसे करके आपके 4 ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे करके 5 6 7 8 इस तरह से। सेक्शन ए में 4 आपके हेडिंग्स लगी होती हैं जिन पर आपको चूज करके कोई एक ऐसे लिखना होता है, और सेक्शन बी से कोई एक ऐसे लिखना होता है। मतलब 4 में से कोई एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है 125 नंबर में। 4 टॉपिक में से कोई एक, बी सेक्शन में से कोई एक टॉपिक चुनना है और उस पर लिखना है। कुल मिलाकर ऐसे की परीक्षा में आपको 2 ऐसे लिख कर आने होते हैं। कितने नंबर में? 250 नंबर में। ठीक है, जिनको 1000-1200 के वर्ड्स में आपको लिखकर दिखाना होता है अच्छी तरीके से। ये हमारा ऐसे का पेपर हो जाता है। फिर दूसरा जो पेपर होता है उसको हम जीएस फर्स्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीएस फर्स्ट। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ करते चल रहा हूं। ठीक है, मैं बात करूं जीएस फर्स्ट की, तो जीएस फर्स्ट में आपका जो एग्जाम होता है वो, उसमें आपका हिस्ट्री आता है। ठीक है, आपका ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी के बाद आपका जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। मतलब कुल मिलाकर 250 जो क्वेश्चन है इसमें हिस्ट्री का मतलब है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और साथ ही साथ हमारे पूरे वर्ल्ड का, विश्व का इतिहास के बारे में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी, जो भी हमारे भारत की ज्योग्राफी, भारत के भूभाग है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी हमारे विश्व का, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर का मतलब है जो भी हमारी संस्कृति और विरासत हमारे भारत में पनपी है और जन्म ली है, जिस सभ्यता में हम लोग पले बड़े हैं, उन सभी के बारे में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब मैं मोटा मोटा हिसाब किताब बताऊं आपको, तो ये जो 4 पेपर दिख रहे हैं आपको, ये वाले 4 पेपर, ठीक है, 1 2 3 4, ये वाले 4 क्वेश्चन में, 4 सेक्शन में मैं आपको बता दूं, हर सेक्शन से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके 25 नंबर में होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके 15 नंबर में, 10 क्वेश्चन आपके होते हैं 10 नंबर में, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके होते हैं 15 नंबर में। मतलब 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 15 करके, और 10 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब इस हिसाब से 15 ढाई 150 और 15 10 ढाई 100, मतलब 250 नंबर का एक पेपर होता है।
ठीक है। जो 15 नंबर में होता है ये कम से कम आपको 250 वर्ड में लिखना पड़ता है। कितने वर्ड में? 250 वर्ड में। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है कम से कम डिमांड की जाती है कि कम से कम आप 150 वर्ड खर्च करें, 150 वर्ड में आप आंसर लिखें, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, इसमें क्या होता है, किस तरह से हमारे हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 15-15 नंबर के 10 क्वेश्चन, 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। किस थोड़ा बहुत 19-20 भी रहता है, लेकिन कुल मिलाकर सामान्यतः पैटर्न यही रहता है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो दूसरी बात करें हम, ये तो हमारे जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर का पेपर रहता है। जीएस सेकंड में अगर हम बात करें तो जीएस सेकंड हमारा पॉलिटी से संबंधित होता है। पॉलिटी मतलब जैसे हमारे संविधान या राजनीति जो होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब हमारे भारत के पड़ोसी देश और अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे कैसे आयोग बने हुए हैं, उन आयोगों की संस्था क्या है, मतलब इन सभी चीजों के बारे में वो आपसे यहां पर लॉन्ग में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो सेकंड जो पेपर होता है उसमें पॉलिटी और पॉलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न पूछा जाता है। वही बात करें हम जीएस थर्ड की, तो जीएस थर्ड में आपका इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स मतलब आप समझ सकते हैं आपकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, क्या है, अर्थव्यवस्था। तो वो अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहां पर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण से भी प्रश्न आते हैं, और पर्यावरण के बाद यहाँ पर आपदा, ठीक है, जो भी आपदाएं आती रहती हैं उनसे सुरक्षा कैसे की जाए। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्शन है उन सेक्शन से आपकी इकोनॉमिक्स है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, आपदा है, सुरक्षा है, इन सभी टॉपिक से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जीएस थर्ड पेपर में, ठीक है। और जीएस फोर्थ पेपर की मैं अगर बात करूं तो जो जीएस फोर्थ पेपर है, इस जीएस फोर्थ पेपर में आपका जो पेपर रहता है वो किस हिसाब से रहता है, इसमें हमारा जो पेपर है वो पेपर में नीति शास्त्र कह सकते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, मतलब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो भी केस स्टडीज हैं उन केस स्टडीज से मैं मोटा मोटा इसको समझाना चाहूं तो नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा अभिरुचि का मतलब है कि भाई आपने देखा होगा पहले अगर राजा ने कोई नियम बनाया अपनी प्रजा के लिए और उसकी खुद की औलाद वो गलती करती है तो वहां पर वो किस तरह से अपनी नीति का, है ना, अपने बच्चे पर भी वही प्रभाव डालता था जो अपने राज्य के अन्य लोगों पर, मतलब किस हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है, अपनी सत्यनिष्ठा कितनी दिखा रहा है, अपने, है ना, नीति नियमों का पालन अपने परिवार के लिए भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों को देखा जाता है। साथ ही साथ केस स्टडीज में कोई भी आपको घटना, कोई भी इंसिडेंट दे दिया और एज अ जिलाधिकारी आपको सोचना है, एज अ चिकित्सा अधिकारी आपको सोचना है, आपको मतलब किसी अधिकारी रैंक पर रहकर कहीं भी कर्फ्यू लगा, उस कर्फ्यू को कैसे डील करेंगे आप, कहीं भी जाति पाति का कोई मुद्दा उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप, ठीक है, मतलब जो भी आपको सुविधा सेवाओं के दौरान जो भी समस्याओं से जूझना होगा उसमें आप कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं उस बात को, इसको लेकर क्या करेंगे वो यहां से प्रश्न आपके रखेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारे जो जीएस के 4 पेपर हैं वो इस तरह से क्वेश्चन रखेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल की, मैं थोड़ा सा जगह यहां पे साफ कर लेता हूं, ठीक है, मैं ऑप्शनल को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बता देता हूं। अभी ऑप्शनल की अगर बात करें हम तो ऑप्शनल में सामान्यतः देखा गया है कि जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं तो ऑप्शनल में अब आपका ये ऑप्शनल का मतलब है कि आपका जो पसंद है, पसंदीदा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो चूज करने की आजादी आपको रहती है और आपके 2 पेपर चूज कर आपको मिलते हैं और यही आपका सिलेक्शन का इतिहास बदलते हैं, ठीक है। बाकी तो सब में कुल मिलाकर एवरेज मार्किंग रहती है, लेकिन ये आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है तो इसमें मार्क्स आप और सब्जेक्टों को अपेक्षा काफी अच्छे बना पाते हो और ओवरऑल मेरिट में बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कौन से, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड के पेपर। तो ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड में अब आपका इंटरेस्ट मान लो हिस्ट्री में है तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आपका मतलब आपका जो मन है वो ज्योग्राफी में लगता है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी के अलावा आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, मतलब ये सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हमें आयोग प्रोवाइड करेगा उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, है ना, उन सब्जेक्ट पर हम अपना ऑप्शनल लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपने ऑप्शनल में हिंदी चुना, क्या चुना, सपोज दैट आपने हिंदी
क्या चुना, हिंदी चुना, ठीक है। तो आपने हिंदी चुना तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, एक ऑप्शनल 1 और एक ऑप्शनल सेकंड होगा। ऑप्शनल 1 में क्या होगा, ऑप्शनल 1 में टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शनल सेकंड में भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे। अब 8 क्वेश्चन कैसे रहेंगे मैं आपको बताऊं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, यहां भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके क्या होंगे भाई, देखिए सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे ही 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। यहां भी सेम सिनेरियो रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप समझ सकते हैं आपका पेपर ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड, इस तरह से 8-8 क्वेश्चन में डिवाइड होगा, जिसमें से इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करें तो उसमें लिखा होता है कि पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, पहला और 5वां करना कंपलसरी होता है। मतलब इन 8 में से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5। मतलब चॉइस होती है कि 8 में से कोई 5 प्रश्न हल करने हैं, लेकिन उन 5 प्रश्नों में ये साफ साफ लिखा होता है कि पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। मतलब आप पहला और 5वां आपको करना ही करना है, और कुल 5 करने, 2 तो आप कर लेंगे क्योंकि कंपलसरी है, करना ही करना है आपको पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। तो अब आपके पास जो बचे क्वेश्चन कितने रह गए भाई, 6 क्वेश्चन रह गए। इसका मतलब है इन 6 क्वेश्चन में से अब आपको कितने क्वेश्चन के जवाब देने, 3 क्वेश्चन। अब हो सकता है तीनों के तीनों आप यहाँ पे तीनों के जवाब दे दें, चाहे इन तीनों के दे दें, चाहे इसमें से 1 चुने, इसमें से 2 चुने, वो आपकी अपनी इच्छा है। मतलब ये कुल मिलाकर 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 5 में से पहला और 5वां कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 6 में से कोई भी 3 जो भी आपको सही लग रहे हैं उसका आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शनल का एक क्राइटेरिया रहता है, ऑप्शनल सेम पैटर्न आपका इस पर भी लागू होता है, ठीक है। इस तरह से आपका समझ सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी अब आपको केवल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन भाई होते जरूर देखने में 8 है, लेकिन हर किसी के सेक्शन बड़े होते हैं भाई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मतलब ये समझिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, फिर ए करना है, बी करना, सी। इस तरह से काफी देखेंगे तो ये भी पेपर काफी अच्छे खासा लेंथी हो जाता है ना। तो लिखने की क्षमता आप में खूब बेहतर होनी चाहिए। अब मैं बात करूं थोड़ी सी यहाँ पर, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रीलिम्स आपका हुआ, प्रीलिम्स के बाद मेंस हुआ, और मेंस में ये आप समझ सकते हैं कुल आपके पेपर बनते हैं 7, 250 ये सब आपके 1750 नंबर में, ठीक है। तो जो मेंस में जो नंबर जुड़ेंगे मेरिट में वो 1750 जुड़ेंगे यहां से, ठीक है। अब आप यहां से गुजरेंगे तब आप जाएंगे स्टेप 3 में। कहां जाएंगे, स्टेप 3 में। और स्टेप 3 में जब आप जाएंगे तो स्टेप 3 में आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम ना होकर आपका इंटरव्यू होगा। आपको एक जानकारी और भी दे दूं, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स सामान्यतः जून में हो जाता है। प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखने के लिए कम से कम 100 दिन का वक्त मिलता है। कितने दिन का, 100 दिन का वक्त मिलता है आपको, 100 डेज का। और 100 दिन का वक्त मिलता है, 100 दिन के बाद आपके ये पेपर्स होते हैं। और ये पेपर्स आप कहेंगे कि महीने भर चलते हैं, ऐसा नहीं है, ये पेपर 5 से 7 दिनों में खत्म हो जाते हैं। मतलब कैसे, ऐसा होता है भाई, मान लो आज पेपर है ऐसे का निबंध का, ठीक है। फिर कल 2 पेपर होंगे, फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में। परसों 2 पेपर होंगे, फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में। तरसों फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग। इस तरह से ये 5 से 7 दिनों में सारे मेंस अर्थात 9 के 9 पेपर आपसे लिखवा लेते हैं फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में, ठीक है। तो तैयारी को आप परफेक्टली करते चलिए। अब हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 275 नंबर में होता है। कितने नंबर में, 275 में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 1750 ये, 275 ये, टोटल मैं अगर बात करूं तो टोटल आपका 2025 में मूल्यांकन होता है। कितने मूल्यांकन होता है, 2025 नंबर में से मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन में जिसके टॉप के नंबर आते हैं, सपोज दैट किसी के 1100 नंबर आए हैं, तो फिर उससे ऊपर कोई है ही नहीं, इसका मतलब वो रैंक 1 आ जाती है। ऐसे ही रैंक 2, रैंक 3, मतलब 1000, 1100, 1200 नंबर तक आप अगर पहुंच जाते हैं 2025 में, तो फिर आप अच्छी रैंक लाकर एक प्रतिष्ठित सेवा को आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो बात मैंने आपको सब समझा दी एग्जाम्स के प्रोसेस को लेकर। अब मैं समझाना चाहता हूं आपको दूसरी बात, ठीक है। वो बात क्या है कि अब सवाल यह है कि इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना। तो मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करने लगा तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो क्वालिफिकेशन
मैं आपको समझाऊं तो क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर केवल और केवल ग्रेजुएशन रखी गई है। क्या रखी गई है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब है कोई भी एक 3 साल की या 4 साल की आपकी डिग्री है, चाहे वो बीए की हो, बीसीए की हो, बीबीए की हो, बीटेक की हो, ठीक है, बी फार्मा की हो, किसी की भी जो डिग्री है वो एक डिग्री अर्थात एक ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन में चाहे आपका 33% ही क्यों ना हो, टॉपर हो या आवश्यकता नहीं है, चाहे 33% हो, बस आप पास होना चाहिए और पास होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, अब मैं बात कर लूं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो मैं एज को 3 भागों में बांट के बताऊंगा आपको, एक जनरल, एक ओबीसी और एक एससी एसटी। ठीक है, और भी रहते हैं। अब जो विकलांग श्रेणी के लोग हैं उनके लिए अलग रहता है, जो भी सैनिक या अर्ध सैनिक है उनके लिए अलग रहता है। मैं सामान्यतः 3 कैटेगरी में बात कर रहा हूं। तो जनरल में बात करूं मैं, जनरल में आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए और आप 21 से 32 साल की उम्र में केवल और केवल 6 अटेम्प्ट लिख सकते हैं। कितने अटेम्प्ट? 6 अटेम्प्ट। मतलब आप जनरल में हैं तो 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 32 साल तक 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी का 21 साल से 35 साल, मतलब 3 साल यहाँ पर एक्स्ट्रा रहता है जनरल वालों से। और इस तरह से ये 21 साल से 35 साल के बीच में कोई भी 9 अटेम्प्ट अपना लिख सकते हैं। ठीक है, 9 अटेम्प्ट चेक कर सकते हैं 9 बार में। यहाँ पर हम बात करें एससी एसटी की, तो यहाँ पर ये 21 से 37 साल, मतलब जनरल से कंपैरिजन करें तो 5 साल एक्स्ट्रा और ओबीसी से कंपैरिजन करें तो 2 साल एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं इनके पास। अनलिमिटेड का मतलब है जब तक उम्र इनकी 37 साल ना हो जाए तब तक ये अटेम्प्ट लिख सकते हैं। वहीं विकलांग श्रेणी के जो लोग हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए सामान्यतः जो उम्र है वो 42 साल के आसपास देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपका यूपीएससी में कैसे प्रीलिम्स होता है, कैसे मेंस होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद उसके बाद कौन कितनी एज चाहिए और उसके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक आज की वीडियो में आपसे बात की है। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अब मैं इसी चैनल पर आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जिसका संबंध सीधे सीधे यूपीएससी के एग्जाम से रहेगा। मतलब यूपीएससी के अंतर्गत जो भी हमारी यूपीएससी के अंतर्गत जो भी आईएएस आईपीएस लेवल की परीक्षा होती है, पीसीएस की परीक्षा होती है, एनडीए की परीक्षा होती है, सीडीएस की परीक्षा होती है, एफकेट की परीक्षा होती है, इन परीक्षाओं में जो यूपीएससी का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं। मैं सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से इस क्रम में चलते हुए मैं आपको हर दिन एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात मतलब करके आपको सारे क्लास अपने चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।